जी हो रहा है सर, हो रहा आप सभी किसान भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिए। पहले 15-20 मिनट का ये प्रेजेंटेशन चलेगा, इसमें आप लोग बीच में मत बोलिएगा। जब प्रेजेंटेशन हो जाएगा तब आपको कोई सवाल हो तो आप लिख के रखिएगा। आप जो है बाद में फिर सर से डिस्कस कर लीजिएगा। सर स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गोरेंद्र जी। और सबसे पहले तो मैं IGFRI के कोऑर्डिनेटर्स को, पर्टिकुलरली गोरेंद्र गुप्ता जी को और मुकेश चौधरी सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, डिस्कशन के लिए आज मुझे आमंत्रित किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम डिस्कशन करेंगे नेचुरल फार्मिंग के बारे में। क्या होती है नेचुरल फार्मिंग, उसका एक थोड़ा सा परिचय टाइप में हम डिस्कस करेंगे, किस किस तरीके से किसान भाई कर रहे हैं। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं प्रकाश चंद धासर है मेरा नाम, और मैं यहाँ पे IIFSR जो कि मेरठ में स्थित है, यहाँ पे सन 2015 से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। और मैं सन 2015 से ही जैविक खेती पे कार्य कर रहा हूँ। और उसी समय से ही लगभग हमारे देश में प्राकृतिक खेती की भी बातें शुरू हुई, और 2017 से हम यहाँ एक्सपेरिमेंट शुरू किए। और ICR में हमारा पहला संस्थान था जिसने की नेचुरल फार्मिंग पे साइंटिफिक इवैल्यूएशन के लिए स्टडीज शुरू करी। और अगर हमारे संस्थान के बारे में मैं बात करूं तो ये संस्थान हमारा 1989 में स्थापित हुआ था, और सन 2004 से हमारा संस्थान लगातार जैविक खेती पे कार्य कर रहा है, और 2017 से नेचुरल फार्मिंग पे हम कार्य कर रहे हैं। और देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 16 राज्यों में हम जैविक खेती का और प्राकृतिक खेती का कार्य कर रहे हैं। तो ये तो मैं संस्थान के बारे में और मेरे बारे में छोटी सी जानकारी देना चाह रहा था। अब अगर हम बात करें हैं कि क्या होती है नेचुरल फार्मिंग, तो उसकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसकी परिभाषाएं दी है। हालांकि ये प्रेजेंटेशन हमारा है वो अंग्रेजी में है, लेकिन जो भी मैं बात बोलूंगा वो हिंदी में बात करूंगा, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और अगर इसकी परिभाषा की बात करें, अगर सिंपल किसान की भाषा में अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आपकी लागत कम लगती है। क्योंकि जो भी आप खेती में इनपुट्स डालेंगे, जो भी चीजें डालेंगे, वो आपके लोकली या आसपास की आपके खेत पे ही जो चीजें हैं उन्हीं का ही प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ में उसमें आपको कई तरह के, इसमें ज्यादातर जो फोकस है वो आपकी सोयल की माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीव जो है उनकी संख्या को बढ़ाना, और सोयल जो आपकी मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने पे जोर दिया जाता है। दोनों ही जो केमिकल फ्री, अगर हम खेती की बात करें, जो प्राकृतिक खेती है और जैविक खेती है, दोनों में ही केमिकल का, किसी भी प्रकार के केमिकल का, यूरिया, DAP या कोई भी पेस्टिसाइड का प्रयोग पूर्ण तरीके से वर्जित है, उनका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये उसकी मोटी मोटी परिभाषा है प्राकृतिक खेती की। अगर प्राकृतिक खेती की हम बात करें तो सबसे पहले जो इस टर्म को या जो इस शब्दावली को जो दिया गया है वो मनसुख फुकुओका थे। उन्होंने ही प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा की, लेकिन उनकी जो प्राकृतिक खेती थी उसका तरीका ये था कि हम हमारे सीड को या बीज को खेत में बो दिए, उसके बाद में हमें कोई उसमें कोई क्रियाएं नहीं करनी है। जब हमारा खेत में जो हमारे पौधे हैं वो पक के तैयार हो गए तो उनको जाके हमने काट लिया। तो वो उनकी जो कॉन्सेप्ट थी वो ये थी कि हाँ, हमें किसी भी तरह का कोई भी उसमें आदमी के द्वारा कोई भी क्रियाएं नहीं करनी है, ना उसमें पानी देना है, ना उसमें हमें खरपतवार निकालने हैं, ना ही हमें किसी कीड़े बीमारी का नियंत्रण करना है। जो भी हमारा कुछ भी प्रोड्यूस आ रहा है, वो जो आ रहा है उसको हम एक प्राकृतिक उत्पाद मानेंगे। लेकिन बाद में जब अगर हम बात करें 1990 के बाद में, तो सुभाष पालेकर जी हैं, महाराष्ट्र के ये किसान थे, और इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। उन्होंने एक मॉडिफाइड, आप कहिए कि प्राकृतिक खेती का एक कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया है, और उसी प्राकृतिक खेती को भारत सरकार भी अभी बढ़ावा दे रहा है। अभी पिछले साल ही नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का भी अनावरण हुआ है, जिसके अंदर लगभग 1600 करोड़ रुपए सरकार ने उसमें बजट का प्रावधान रखा है। और उन्होंने जो प्रैक्टिस शुरू करी, जो अपनी, क्योंकि वो भी कई तरह के एक्सपेरिमेंटेशन किए, और उन्होंने जो शुरुआत जो की थी उन्होंने कर्नाटका से किया था। और लेकिन इसकी अगर हम बात करें, जो इसको इनकी जो कॉन्सेप्ट थी उसको बहुत बड़े स्तर पे आंध्र प्रदेश सरकार ने जो कम्युनिटी मैनेज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो उनका प्रोग्राम था उसके थ्रू उन्होंने इसे प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद में सन 2018 में नीति आयोग में भी काफी इसको डिस्कशन हुआ। जो उनकी जो कॉन्सेप्ट थी वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग थी।
ZBNF उसे बोलते थे, लेकिन क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी है जिसमें कि ह्यूमन इंटरफेरेंस है, कई ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर की पैसे लग रहे हैं, तो बाद में उस टर्म को बदल के हुए फिर सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग हुआ, और अब उसे सिर्फ नेचुरल फार्मिंग के नाम से ही कहा जा रहा है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो काफी राज्य हमारे देश में हैं जो कि इसको बड़े लेवल पे बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, कुछ हिस्से में हरियाणा है, कर्नाटक और केरला। ये मुख्य ऐसे, आंध्र प्रदेश के अलावा ये अन्य ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और भारत सरकार भी जो एक स्कीम है, जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, उसके माध्यम से भी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी फसलें ली जा रही है नेचुरल फार्मिंग की, तो अगर आप देखोगे विभिन्न जिलों में, तो लगभग सभी तरह की इसमें फसलें आज की डेट में किसान भाई ले रहे हैं। उसमें आप देखोगे कि जैसे मक्का हुई तो ये और ग्राउंडनट हुई, तो ये मतलब इसमें हमारी सीरियल वाली भी है, धान्य फसलें भी हैं, दलहन वाली भी है, तिलहन वाली भी है। इसके अलावा हमारे जैसे फलदार पौधे हैं उनमें भी प्राकृतिक खेती की जाए। तो इसका कोई एक लिमिटेड क्राइटेरिया नहीं है कि बस इन्हीं फसलों में हमें प्राकृतिक खेती करना है। सभी प्रकार की फसलों में किसान भाई अभी नेचुरल फार्मिंग को कर रहे हैं, और कई किसान काफी उसमें अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं। ये मुख्य हमारे राज्य हैं जहाँ अभी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी काफी प्रोत्साहन कर रही है, जिसमें जैसे आप देखोगे हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान में भी कुछ हिस्से में अब प्राकृतिक खेती के बारे में डिस्कशंस हो रहा है, लोग बाग अडॉप्ट कर रहे हैं। गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। तो ये मुख्य राज्य हैं जहाँ पे अभी प्राकृतिक खेती को गवर्नमेंट द्वारा भी प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि नेचुरल फार्मिंग अगर किसी को भी करना है किसान भाई को, तो क्या क्या उन्हें अपने खेत पे क्या क्या जरूरी चीजों का ध्यान उन्हें रखना है। तो सबसे पहली बात है कि उन्हें पॉलीक्रॉपिंग, मतलब कि कई सारी क्रॉप्स को एक साथ अपने खेत में उगाना है। सिर्फ एक ही तरह की फसल या एक ही तरह की वैरायटी को उसमें नहीं लेना है। तो पॉलीक्रॉपिंग उसे बोलते हैं, जब आप दो या दो से अधिक फसलें एक साथ अपने खेत में उगा रहे होते हैं। तो पॉलीक्रॉपिंग की कॉन्सेप्ट उसमें फॉलो करनी है। उसमें आप इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं। साथ के साथ आपको उसमें कुछ बड़े पेरेनियल, मतलब जो बहुवर्षीय आपके पौधे हैं, पेड़ हैं, वो भी उसमें लगाने होते हैं, क्योंकि उससे कई तरह के आपके वो कई पक्षियों के लिए या कई कीड़ों के लिए आपके एक तरह से घर बनता है, जो लाभदायक होते हैं। और उस तरीके से हम कीड़ों और बीमारियों का भी उनका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जैसे नीम का पौधा है, वो आपको अपने खेत में लगाना होगा, क्योंकि नीम की पत्तियों से आपको कई तरह के कीटनाशक बनाने होते हैं। तो अगर नीम आपके खेत में ही है तो आप उससे पत्तियां लेके आप इजीली आप उससे बना पाएंगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है, अगर नीम का पौधा आपके पास में नहीं है तो दूसरी जगह से लाने में आदमी हो सकता है कि असमंजस में रहे, या उतना जल्दी जल्दी अगर कोई चीज बनानी है, डालनी है, तो कई बार हो सकता है कि नहीं बना पाए। तो इसलिए उस तरह के पौधे जिसको भी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, जिसमें कीड़े मारने की क्षमता है, वो पौधे भी आपके खेत के आसपास या खेत पे ही होने चाहिए। किसी भी तरह के आपको केमिकल का, या जो हम कहते हैं कि फैक्ट्रियों के उत्पाद है, उनका उपयोग नहीं करना है, जिसमें कि आपके उर्वरक हो गए या कीटनाशक हो गए या शाकनाशी हो गए, वो उसमें प्रयोग नहीं करने हैं। इसके साथ में ये है कि आपका जो खेत है उसको आपको 24 घंटे, मतलब पूरे 365 दिन तक उसको कवर करना है। कवर करना का मतलब उसको फसल उगा के कवर करना है, ताकि उसके जो आप अपनी जो जमीन है उससे ज्यादा से ज्यादा आप उत्पादन ले सके, और उसका जो आपका स्पेस है उसका आप बेटर यूटिलाइजेशन कर सके, उसका अच्छे से उपयोग कर पाए। और इसीलिए ये कहा जाता है कि आपको 365 दिन उसमें कोई ना कोई ग्रीन फसल होनी चाहिए। वो भले ही आप ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए भी उगा रहे हो, लेकिन आपका खेत खाली नहीं रहना चाहिए। और आपको लोकल सीड्स का इसमें ज्यादा उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एक तो लोकल सीड जो हमारे दूसरी हाइब्रिड्स वगैरह जो होती हैं उनके मुकाबले में सस्ते होते हैं। और हाइब्रिड अगर आप लगा रहे हो तो उनको हर साल आपको नया बीज खरीदना पड़ता है, जबकि जो आपके लोकल बीज है, या जिसे कंपोजिट वेराइटीज कहते हैं, तो इन्हें क्या हर साल आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने एक बार अपना बीज लिया है तो उसको कई सालों तक आप
अपने खेत पे आप उगा सकते हैं और उसकी कोई गुणवत्ता में और उत्पादकता में भी कमी नहीं आती है। और जो ट्रेडिशनल सीड की जो बात करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये भी है, क्योंकि जो हमारी हाई यील्डिंग वेराइटीज है, जो बहुत उपज देने वाली जो हमारी किस्में हैं, उनकी क्या है कि पोषक तत्वों की भी आवश्यकता ज्यादा होती है, और कई बार वो, क्योंकि अगर उनमें ज्यादा पोषक तत्व डालते हैं तो कई बार वो कीड़े और बीमारियों के प्रति भी थोड़ी सी ससेप्टेबल होती है। तो जो जो लोकल सीड होते हैं या ट्रेडिशनल सीड होते हैं, उनकी उतनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो शुरुआती अवस्था में हो सकता है कि आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति उतनी मजबूत ना हो कि हाई यील्डिंग वेराइटीज को वो सपोर्ट कर पाए या उनसे उनको उगाने में आपका खेत सक्षम हो। तो ट्रेडिशनल सीड की क्योंकि उनकी आवश्यकता कम है, तो उनसे हमें उतना उत्पादकता में कमी नहीं होगी, और हो सकता है कि हम उनसे अच्छा उत्पादकता, और क्योंकि उनकी डिमांड भी मार्केट में बहुत अच्छी रहती है, तो आपको अच्छा उनकी प्राइसेस मिलेगी जब आप मार्केट में बेचने जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होती है और बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। इसी प्रकार से कई तरह के बायो स्टिमुलेंट्स आप अपने खेत पे बना सकते हैं, जैसे कि हम जिसकी बात करते हैं जीवामृत एक मुख्य है, और जीवामृत और बीजामृत है, इनको आप बना सकते हैं। इसी के साथ में पंचगव्य है। तो ये क्या है, माइक्रोब्स का एक तरह से सोर्स है। जैसे आपको पता है कि दूध से आपको दही बनाना है, तो वो माइक्रोब्स के द्वारा बनता है। जो दही में एक माइक्रोब होता है उसकी वजह से बनते हैं। तो हम एक छोटा सा जामुन, अगर आपका दूध एक सही अवस्था में है और उसमें अगर आप जामुन डालते हो, तो पूरा आपका दूध दही बन जाता है, क्योंकि वो फिर बाद में मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो ये ही इसी तरीके से ये जो जीवामृत और ये है, ये एक तरह से जामन है, एक तरह से आपके माइक्रोब्स बनाने के लिए। तो आप इन्हें अपने खेत में डालेंगे, अगर अच्छी मात्रा में उसमें आपके जैव पदार्थ हैं, अगर आपने फसल अवशेष वगैरह डाल रखा है या गोबर की खाद वगैरह आपने डाल रखी है, तो ये माइक्रोब्स भी और तेजी से बढ़ते हैं। और जो भी मृदा में उपस्थित जो आपके तत्व है, अगर वो पौधे की उपलब्धता के हिसाब से या जिस अवस्था में पौधे ले सके उस फॉर्म में नहीं है, तो ये उसको उसमें बदलने में सहायक होते हैं। और जो भी आप जैसे मल्चिंग आप कर रहे हैं, तो उसको भी जल्दी सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से आप कोई बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि जो कीटनाशक प्रवृत्ति वाले, जिसमें किसी भी पौधे में अगर कीटनाशक की प्रवृत्ति है, तो उसका भी आप सॉल्यूशन में निकाल सकते हैं। तो जिसमें से मुख्यतः आपका नीम की पत्तियां हैं, उसके अलावा भी कई तरह की पत्तियां हैं, जिसमें जैसे धतूरे की आप पत्तियां ले सकते हो, कनेर की पत्तियां ले सकते हो, या कोई भी ऐसी वनस्पति जिसको कि जानवर आपके नहीं खाते हैं। अगर कोई वनस्पति ऐसी है जिसको जानवर नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसे उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हानिकारक उसको महसूस हो रहे हैं पशु को। तो इस तरह की वनस्पति आप चयन कर सकते हैं आपके आसपास में जो भी है, जिसको पशु ज्यादातर नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब उसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा एक और तरीका है ऐसे इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने का, कि अगर आप किसी को तोड़ते हैं और उसके अंदर जैसे वो दूध सा निकलता है, जैसे आपका आखा होता है, आखे की पत्ती आप तोड़ते हो तो उसमें सफेद सफेद दूध सा निकलता है। तो इस तरह वाले जिसमें लेटेक्स निकलता है, वो भी ज्यादातर प्लांट्स, जरूरी नहीं है कि सभी में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी हो, लेकिन ज्यादातर पौधे ऐसे होते हैं जिसमें लेटेक्स निकलता है, वो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। तो अगर आपको किसी भी पेस्ट का नियंत्रण करना, किसी कीड़े का, तो इस तरह के पौधों का आप सॉल्यूशन बना के आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और खेत को कम से कम आपको डिस्टर्ब करना है, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही उसमें टिलेज ऑपरेशन करें। बिना काम में खेत की जुताई ना करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप जुताई करते हैं उतना ही ज्यादा आपके जो खेत में जो पड़े अवशेष है उनका डिकम्पोजिशन आपके हैं जल्दी सड़ते गलते हैं, और उनसे कार्बन का लॉस भी बहुत ज्यादा होता है अगर आप ज्यादा टिलेज करते हैं। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही खेत में आप खेत की तैयारी में टिलेज ऑपरेशन करें। और आपके पास में खेत पे ही आपके पास में पशु होने चाहिए। अगर आपके पास में पशु नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको कई सारी चीजें बनानी होती है जिसमें आपको यूरिन और इसकी जो गोबर है उसकी आवश्यकता होती है, तो अगर आपके खुद के पशु है तो आप वहीं से आप इजीली ले सकते हैं और फिर उन्हें आप बड़ी सहजता के साथ में बना के आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास में अगर आप नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास में ये सारी चीजें, मतलब मार्केट पे हमारी निर्भरता कम से कम होनी चाहिए, ताकि हमारी लागत जो है उसे हम कम से कम कर सकें। क्योंकि दो ही तरीके हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, या तो हम उसी लागत में ज्यादा उत्पादन लें, या अगर हम उत्पादन बढ़ा नहीं रहे हैं
तो हमारी लागत को कम किया जाए। तो कोई भी अगर तरीका हम ले रहे हैं तो भी हमारी आमदनी हम बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम इसकी प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसके मुख्यतः 4-5 हम कहें पिलर है या व्हील है या प्रिंसिपल्स है, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो जिसमें मुख्यतः है बीजामृत। बीजामृत एक तरह से हमें एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि हम बीज का शोधन करते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे बीज के द्वारा भी, अगर बीज में अगर वो बीमारी है तो वो बीज के द्वारा भी हमारे पौधे में आ जाती है। और अगर हम, आपको पता है कि जो केमिकल फार्मिंग है उसमें तो कई तरह के हमारे पास में पेस्टिसाइड है जिससे कि हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इसमें अगर नेचुरल फार्मिंग में, क्योंकि वो पेस्टिसाइड हम यूज नहीं कर सकते, तो ओनली जो जैविक तरीके हैं उनका ही हमें प्रयोग करना है। तो अगर आपके पास में किसी भी तरह का जैविक उत्पाद नहीं है, अगर आपके पास में, आप ये मान लीजिए कि आपके पास में जैव उर्वरक भी नहीं है और कोई दूसरा बायो कंट्रोल एजेंट भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में किसान भाई अपने, जैसे ज्यादातर ये कहा जाता है कि गाय का गोबर और डंग में काफी ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि कई तरह की बीमारियों और कीड़ों को रोकने में सहायक होते हैं। तो ये एक बीजामृत ऐसा सॉल्यूशन है, उसके बारे में अभी आगे हम बाकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे उसे बनाया जाता है। तो उसके द्वारा भी हम हमारे सीड का शोधन करके और उसको बोने से भी हम कई तरह की बीमारियों का हम जो बीज से आ रही है उनका हम नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो है जीवामृत। जीवामृत ये क्या है, एक लिक्विड सॉल्यूशन बनता है गाय के गोबर और उसको यूरिन को लेके, साथ में उसमें कुछ हम मिट्टी डालते हैं, जो जंगल की मिट्टी हो सकती है या किसी ऐसी जगह की हो सकती है जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डाले हैं और जिसमें ज्यादा सूक्ष्म जीवों की संख्या भी है और विविधीकरण भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की हमें मिट्टी को भी उसमें थोड़ा सा डालना होता है और गुड़ और बेसन डाल के उनकी संख्या बढ़ाई जाती है और फिर हम इसको सिंचाई जल के साथ में दे सकते हैं या पौधों की जड़ों में आगे से स्प्रेयर का नोजल खोल के, एक तरह से जिसे ड्रेंचिंग कहते हैं, उस तरीके से भी हम दे सकते हैं। तो वो जो भी हमारे खेत में, एक तो माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती है और एक तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को भी बढ़ाएंगे, साथ के साथ में आपकी न्यूट्रिएंट की जो उपलब्धता है उसको भी बढ़ाते हैं। तीसरा जो इसका आप कहें कि पिलर है वो है इसमें मल्चिंग। आपको किसी भी तरह का जो भी आपके पास में फसल अवशेष जो हैं, जो कि आप अपने पशुओं को खिलाने योग्य नहीं समझते हैं, तो उसका भी आपको जमीन पे उसमें मल्चिंग करनी है, उसको मल्चिंग से ढकना होता है। तो उसकी मल्चिंग के 2-3 मुख्य बेनिफिट है। एक बेनिफिट तो ये है कि अगर आप मल्चिंग अपने खेत पे करते हैं तो एक तो ये खरपतवार के जमाव को भी कम करता है, साथ के साथ ये आपकी जो पानी की आवश्यकता है, सिंचाई की जो आवश्यकता है उसको भी कम करता है, क्योंकि अगर आपकी सरफेस पे जमीन पे अगर कोई मल्चिंग है तो आप देखेंगे कि उतना जल्दी पानी का लॉस नहीं होगा जितना कि आपके जमीन पे कोई भी फसल अवशेष नहीं है। तो ये पानी की आवश्यकता को भी आपकी कम करता है। इसके साथ साथ में अगर आप मल्चिंग कर रहे हैं तो ये भी समय के अनुसार ये जो मल्चिंग मटेरियल है वो आपका गलेगा और आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। तो ये हमारे जो सूक्ष्म जीव हम डाल रहे हैं जो जीवामृत से और बीजामृत से जा रहे हैं, तो उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए भी उनको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है। तो ये जो मल्चिंग मटेरियल आप डाल रहे हैं ये उनकी संख्या को बढ़ाता है, उनके लिए भोजन का कार्य करता है। इसी के साथ में वापसा एक कॉन्सेप्ट है। वापसा का मतलब है कि पौधों को उतना ही पानी देना है जितनी उनकी आवश्यकता है, जिससे कि हम उनकी जो हमारा जो पानी हमारे पास उपलब्ध है उसका हम सही से उपयोग कर पाए और उसकी उत्पादक क्षमता भी हम पानी की बढ़ाएं। तो इसके लिए ये होता है कि आप ड्रिप इरिगेशन टाइप का सिस्टम आप ले सकते हैं, या अगर आपके पास में ट्यूबवेल से और उसमें खुला पानी दे रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कई विधियां हैं। जैसे आप रिज और फरो बना सकते हैं, तो सिर्फ उसमें फरो में आपको कूड़ में ही पानी देना होता है। तो या चौड़ी एक मेड जो ब्रॉड बेड एंड फरो जिसे बोलते हैं, तो लगभग 105 मीटर की वो चौड़ी बेड होती है, उसके बाद में लगभग 30 सेंटीमीटर की उसमें कूड़ होता है, तो सिर्फ कूड़ में आपको पानी देना है। तो इस प्रकार से हम पानी का भी बचत कर सकते हैं। और एक और नया कॉन्सेप्ट अभी जो आंध्र प्रदेश में जो कुछ किसान भाई कर रहे हैं वो पीएमडीएस कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं। ये पीएमडीएस यहाँ लिखा है, एफ गलती से यहाँ पे लिख दिया गया। तो उसमें क्या है कि जैसे आपका अभी का, जैसे अगर आपके गेहूं की फसल के बाद में अगर आप कोई फसल नहीं ले रहे हैं रेनी, जब तक बरसात आ रही, तो ये जो आपके पास में 2-3 महीने बच रहे हैं,
तो इस महीनों का कैसे उपयोग किया जाए, तो उसके लिए भी एक ऐसा है कि आप कई तरह की फसलों के बीज एक साथ मिला के अगर आपने खेत में छिड़क देते हैं और उनमें से कुछ पौधे अगर उगते हैं, तो वो भी क्या है कि अलग अलग पौधों की जड़ों से अलग अलग तरह के पदार्थ निकलते हैं जो कि अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। तो अगर आपने 7-8 तरह की पौधे एक साथ लगाए जिसमें से कुछ दलहन वाली हैं, कुछ धान्य फसलें हैं या तिलहन वाली हैं, तो अगर इस तरह की फसलें आप एक साथ लगाते हैं तो उनकी क्या होती है, जड़ें भी अलग अलग जगह से न्यूट्रिएंट्स लेती है और उनके जो रूट से जो निकल रहे हैं जो उनके लिए सूक्ष्म जीवों के लिए जो भोजन का कार्य करते हैं, तो अलग अलग तरह के हमारे सूक्ष्म जीव भी हमारे खेत में होंगे। सिर्फ एक ही तरह के सूक्ष्म जीव नहीं होंगे, कई तरह के हमारे पास में सूक्ष्म जीव होंगे। और जब आप इन्हें आप एक तरह से ग्रीन मैन्यूरिंग मान लीजिए, जब आप इसको मिक्स करते हैं तो जिनकी जड़ें नीचे वाले पोर्शन से, नीचे की जमीन से अगर न्यूट्रिएंट्स लेके आई है, तो वो भी हम उसको ऊपर वाली सतह में हम मिला के हम जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकेंगे। तो ये मुख्यतः इसके जो सिद्धांत मान लीजिए हम प्राकृतिक खेती के हैं कि इन्हें तो हमें फॉलो करना ही। अब अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सी नई ऐसी बात है, तो जैसे बीजामृत हुआ, जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ, ये एक माइक्रोबियल सॉल्यूशन है। ये जमीन में हमारे माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ाते हैं। और जो दूसरा हुआ आपका मल्टी क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग, इसमें एक मुख्य सिद्धांत है। तो उसमें क्या होता है, आपको सबको पता है कि जब भी आप इंटर क्रॉपिंग करेंगे, आपकी एक तो किसी भी तरह की जो मौसम से जो भी मार पड़ रही है, जो भी क्लाइमेट चेंज वाला आप मान लीजिए, तो उसके प्रति वो ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर इंटर क्रॉप्स आप 2-3 तरह की आपकी क्रॉप्स एक साथ उगी हुई है। हो सकता है कि एक फसल आपकी ज्यादा नुकसान में चली जाए, लेकिन बाकी दूसरे की फसल से भी आप कुछ ना कुछ इनकम ले सकते हैं। तो ये पहले से साइंटिफिकली प्रूवन है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि इंटरक्रॉपिंग क्यों करना चाहिए। इसी प्रकार से मल्चिंग मल्चिंग का भी आप सबको पता है कि बहुत सारे बेनिफिट है और उनका पहले से ही वैज्ञानिक उनका आधार है। वापसा के लिए जो अपना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, आप समझ सकते हो कि उसमें कितनी पानी की बचत होती है। तो लेकिन जो नई चीजें जो आई है जिसमें कुछ साइंटिफिक हमारा कार्य चल रहा है, जैसे कि ये कई तरह के अस्तर बनाए गए हैं जो पेस्टिसाइड का काम करते हैं, जिसमें अग्नि अस्तर है या 10 अर्क है। तो इनका अभी तक साइंटिफिक इवोल्यूशन अभी चल रहा है कि इनमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि कौन कौन से कीड़ों के अगेंस्ट में इफेक्टिव है। तो उनके बारे में अभी डिटेल में कई साइंटिफिक रिसर्च अभी चल रहे हैं। उसी के साथ में जो पीएमडीएस वाली जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो भी साइंटिफिकली उसका बेस है कि कई तरह के रूट एग्जिडेट्स निकलते हैं। तो ये मतलब काफी चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल फार्मिंग में अभी अडॉप्ट हो रही है, उनका साइंटिफिकली प्रूवन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कि अभी साइंटिफिक एविडेंस हमें भी खोजने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे, ये जो हम बात कर रहे थे जीवामृत और इनको बनाने की विधि क्या है। तो जीवामृत एक क्या होता है कि आपको कई दिनों तक उसको रख के, एक तरह से सड़ाया हुआ पदार्थ है। तो इसमें क्या कई तरह के आपके माइक्रोब्स होते हैं जो कि आप में आपकी जमीन में कई तरह के पोषक तत्वों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इसको बनाने की विधि ये है कि इसमें क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए होता है। एक तो गाय का गोबर आपको चाहिए होगा, गाय का यूरिन उसमें चाहिए होता है, और कुछ मिट्टी उसके लिए चाहिए होती है, जंगल की मिट्टी हो या किसी बड़े पेड़ की मिट्टी हो, उसके नीचे की मिट्टी हो। तो क्योंकि बड़े पेड़ पे आपको पता है कि कई तरह के पशु पक्षी उस पे बैठते हैं और जो उनकी ड्रोपिंग्स है, उनकी बीट वगैरह है, वो जमीन पे आती है। तो कई तरह के माइक्रोब्स उस जमीन उस मिट्टी में होते हैं। तो वो मिट्टी एक अच्छा हमारे लिए माइक्रोब्स का एक अच्छा सोर्स हो सकता है, उसको भी हमें लेना चाहिए। और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए आप गुड़ और बेसन का उपयोग कर सकते हैं। और एक ड्रम होता है जिसके अंदर आप बना सकते हैं। तो 200 लीटर वाला ड्रम ज्यादातर किसान लेते हैं। तो इसको बनाने की विधि ये है कि आप उस ड्रम में लगभग 180 से 200 लीटर के आसपास उसमें पानी ले लीजिए, और 10 किलो के आसपास गाय का गोबर लीजिए, और 5 से 10 लीटर उसमें गाय का यूरिन ले लीजिए, और 2 किलो गुड़ और 2 किलो ही बेसन उसमें लेना होता है। लगभग 100-150 ग्राम आपको जो मिट्टी हम बता रहे थे आपको कि जंगल की मिट्टी ले लीजिए या किसी बड़े पेड़ की मिट्टी ले लीजिए, उसे लेके आप सब उसे मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद में उसे आप किसी कपड़े से ढक दीजिए, और सुबह शाम उसे लगभग 5 मिनट तक उसको घोलना होता है। उसे घोलने का भी एक कारण है, क्योंकि जो हमें माइक्रोब्स है उनकी संख्या अगर बढ़ानी है तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो आप मिक्स करोगे उस ड्रम में, तो उससे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन
उसमें पूरे ड्रम में यूनिफॉर्म हो जाती है। अदरवाइज पानी होने के नाते सिर्फ ऊपर की कुछ सतह में ही ऑक्सीजन होती है, नीचे नहीं होती है। तो वो मिक्स करने से आप पूरे उस ड्रम में एक अच्छा ऑक्सीजन का उसमें संचार कर पाएंगे, तो ज्यादा जल्दी आपके माइक्रोब बढ़ेंगे। और इस प्रकार से आप करने के बाद में उसका आप 1 वीक के बाद में आप उसको अपने खेत में सिंचाई जल के साथ में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी जमीन में, हमारे खेत में सूक्ष्म जीवों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं। कुछ स्टडीज हुई है इसमें कि कितने दिन के बाद में इसको अप्लाई करना चाहिए खेत में। तो अलग अलग, क्योंकि कई तरह के रिजल्ट आए हैं, कुछ जल्दी अप्लाई करने की रिकमेंडेशन आई है, कुछ बाद में आई है। लेकिन अगर आप मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो ये कहा जाता है कि लगभग 5 से 7 दिन बाद में आप इसे, सपोज कीजिए कि आपको 5-7 दिन बाद में अगर आप इसको उपयोग करना है, तो आज उसे बना, तो बनाने के 5-7 दिन बाद में ही उसको उपयोग में करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में या उससे पहले सूक्ष्म जीवों की संख्या उसमें बहुत कम रहती है। तो 5-7 दिन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी मात्रा में आपको जो सूक्ष्म जीव चाहिए उनकी संख्या काफी बढ़ी हुई रहती है। तो लगभग आप ये मोटा मोटा मान लीजिए कि 1 हफ्ते बाद में उसे हम यूज करें अपने खेत में। और हमने एक स्टडी करी कि हमें सिर्फ गाय का ही यूरिन लेना चाहिए या हम भैंस का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर किसान भाइयों के पास में आजकल हो रहा है कि गायों की संख्या कम है और भैंस की संख्या ज्यादा है। तो हमने अभी, क्योंकि इसमें और स्टडी की आवश्यकता है, लेकिन हमने अभी जो मोटा मोटा देखा, आप देखोगे जो पहले नंबर की जो आपको स्लाइड दिख रही है या जो फोटो दिख रही है, उसमें अलग अलग तरह के डॉट्स हैं। अलग अलग तरह के डॉट होने का मतलब है कि इसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है। जबकि जो भैंस वाला जो है उसमें आप देखोगे कि सिर्फ एक ही तरह के, या तो पीला है या सफेद कलर का है, तो ये सिर्फ एक ही तरह के माइक्रोब्स हैं। तो डाइवर्सिटी के हिसाब से बात करें या विविधीकरण की बात करें, तो हमारी जो गाय है उसके यूरिन में ज्यादा विविधीकरण है सूक्ष्म जीवों की। इसीलिए ये कहा जाता है कि गाय को यूरिन को आप इस्तेमाल कीजिए। हमने वो भी स्टडी करी कि देसी गाय का ही इस्तेमाल करें या क्रॉस ब्रीड का है, या ये जो हमारी एग्जोटिक ब्रीड है उनका, जैसे एचएफ वगैरह हुई, तो उसके ऊपर भी हमने अध्ययन किया और उसमें ये पाया गया है कि आप कोई सी भी गाय का आप ले सकते हो, उनमें किसी का भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है। लेकिन प्राकृतिक खेती करने वाले किसान ज्यादातर इसमें देसी गाय के इसके यूरिन की और उसके गोबर की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे साइंटिफिक एविडेंस में अभी तक ऐसा दोनों गायों में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आया है। तो जो भी किसान भाई के पास में गाय है वो उसके जो यूरिन है या उसका गोबर है उसका भी इस्तेमाल करते हुए बना सकता है। अगर गाय नहीं है, आसपास में भी किसी के पास में गाय नहीं है, तो जो भी पशु आपके पास में है तो उसका भी डंग और यूरिन आप लेके बनाने का प्रयास कर सकते हैं और उसको भी डाल सकते हैं। और आजकल जैसे ये वाला जो पहले नंबर का जो ड्रम है जो सफेद वाला है, इसमें ये नीचे एक इस तरह से आप वाल लगा के भी सिंचाई अपनी जो भी नाली है उसके साथ में भी आप पानी के साथ में दे सकते हैं। अदरवाइज आजकल कई तरह के ड्रम्स ऐसे आ रहे हैं कि अगर आपके पास में ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, तो उसके साथ में भी आप अटैचमेंट करके प्रॉपर फिल्टर लगा के भी आप इस जीवामृत को आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ में ही हमने एक स्टडी करी कि जो हम मिट्टी जो ले रहे हैं, क्या मिट्टी का भी अलग अलग जगह से लेने का उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव जो बनते हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। तो ये वेस्ट बंगाल की एक हमारी स्टडी है, उसमें ये पाया कि हम 3 अलग अलग जंगल से हमने मिट्टी ली और फिर हमने जीवामृत और घन जीवामृत बनाया। तो उसमें ये देखने को मिला है कि अलग अलग जंगल में भी अलग अलग तरह के माइक्रोब्स होते हैं, तो उनकी संख्या भी हमारे जो जीवामृत जो बनाते हैं उसको अफेक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आपके पास में अगर कोई ऐसा बीहड़ या कोई जंगल टाइप में है या कोई बड़ा पेड़ बरगद या पीपल का है, उसके नीचे की मिट्टी लीजिए। अगर कोई ऐसा नहीं है आसपास में, तो अपने ही खेत की मिट्टी भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप स्प्रे करते हैं तो कितना प्रतिशत का स्प्रे आपको करना है, तो ये देखा गया है रिसर्च के अंदर कि लगभग 10% सॉल्यूशन जो आपका जीवामृत का है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपका जो, अगर आप एक टंकी होती है जो 15 से 16 लीटर की होती है, तो लगभग आप उसमें 1.5 लीटर के आसपास जीवामृत लेके और बाकी का पानी लेके उसका स्प्रे आप कर सकते हैं, अगर आपको पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। एक दूसरा होता है घन जीवामृत। घन जीवामृत भी लगभग यही, उसमें जो जीवामृत में चीजें चाहिए होती है वही चीजें घन जीवामृत में चाहिए होती है,
लेकिन जो जीवामृत होता है वो एक तरल सॉल्यूशन होता है, लेकिन घन जीवामृत एक गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। गाढ़ा मतलब अपने गोबर की तरह का ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको गोबर में अगर आपका 1 क्विंटल गोबर है तो लगभग उसमें 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन आपको उसमें मिलाना है, और लगभग 2 से 3 लीटर आपका जो गोमूत्र है वो उसमें लेके और थोड़ी मिट्टी उसमें लेके आपको एक तरह से उपले उसमें बनाने होते हैं, और 15 से 20 दिन तक उन उपलों को आपको छाया में सुखाना है, ताकि उसमें जो भी सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या बढ़ सके। और आप उपलों में देखोगे कि आपकी ऊपर की सतह हो सकता है कि आपकी सूख गई हो, लेकिन अंदर आप जब उसको तोड़ के देखेंगे तो अच्छी खासी उसमें मॉइस्चर होती है। तो वो क्या करती है, सूक्ष्म जीवों को जीवित रखने में और उनको बढ़ाने में सहायक होती है। तो 15-20 दिन के बाद में आप उसे अपने खेत में बखेर सकते हैं। ज्यादातर किसान भाई घन जीवामृत का इस्तेमाल खेत की तैयारी के समय खेत में डाल के करते हैं। तो अलग अलग जगह पे उसके उपलों को फेंकने में भी काफी इजीली वो फेंक देते हैं, उपले या कुछ बॉल टाइप में बना लेते हैं और खेत की तैयारी के समय उसे मिक्स कर लेते हैं। अभी तक जो किसान भाई जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि लगभग हमें 250 किलोग्राम घन जीवामृत एक हेक्टेयर में डालने की जरूरत पड़ती है। अगर 1 एकड़ की बात करें तो लगभग 100 किलो के आसपास घन जीवामृत वो डालते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ज्यादा संख्या में है तो आप ज्यादा भी क्वांटिटी उसमें डाल सकते इस हैं, क्योंकि क्योंकि उससे आपकी माइक्रोब्स की संख्या भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ में आप एक ऑर्गेनिक मैटर भी आप उसमें डालेंगे अगर आप ज्यादा मात्रा में डालेंगे। अदरवाइज जो 250 किलोग्राम आप डाल रहे हैं वो बहुत ही कम आपकी मात्रा है ऑर्गेनिक मैटर डालने के हिसाब से। इसमें तो सर 250 किलो सॉइल है कि 250 ग्राम सॉइल है? 250 ग्राम लिखा है पीछे। 250 ग्राम ही है ये तो, अच्छा अच्छा। क्योंकि ये मैंने 100 किलो घन जीवामृत बनाने का बताया है ना। ओके ओके, तो तो ठीक है, 250 ग्राम। तो ये तो एक तरह से आपने इनोकुलम, इसमें एक तरह से जामन का काम करेगा ना, फिर ये अच्छा। बढ़ेगा। आप जब 15-20 दिन तक आप उसमें रखेंगे तो उसमें जो माइक्रोब्स जो है, सूक्ष्म जीव है, वो आपके हम्म। गुड़ और बेसन से जो उनको भोजन मिल रहा है या जो ताकत उन्हें मिल रही है उससे वो बढ़ेंगे उसमें। अच्छा। हाँ, ठीक। वो 15-20 दिन तक रखने का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उसमें जो भी माइक्रोब्स है, जो सूक्ष्म जीव है, उनकी संख्या को बढ़ाएं। ठीक है। इस तरह से इनके आप पहले गोबर को बिछा लें, उसके बाद में उसके ऊपर आप कुछ बेसन और गुड़ उसके ऊपर डाल के, और बाद में आप उपले इस तरह से बना सकते हैं जो नीचे की तरफ बताए हुए हैं, और इन्हें आप छाया वाले स्थान में रख के, और फिर उसके बाद में आप अपने खेत में इसे खेत की तैयारी के समय भी आप डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको खड़ी फसल में भी डालना है तो इसको अच्छे से मिक्स करके, फोड़ के चूरा टाइप में बना के, फिर भी उसको आप सिंचाई देने से पहले आप उसका इस्तेमाल करें। एक जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताई थी कि जो पीएमडीएस वाली जो कॉन्सेप्ट बताई है कि प्री मानसून ड्राई सीडिंग, क्योंकि जो जो जायद वाली फसल है जो ज्यादातर किसान भाई नहीं ले पाते हैं, जो ड्राई लैंड और रेनफेड सिचुएशन वाले जो हैं, जो सिर्फ वर्षा पे आधारित खेती करते हैं, तो उस पीरियड में क्या कर सकते हैं कि वो कई तरह की बीजों के फसलों के बीज मिक्स करके, जैसे आप कुछ ग्रीन मेन्योर वाली फसलें ले सकते हैं, कुछ आप सीरियल ले सकते हैं, कुछ दलहन और कुछ तिलहन टाइप की लेके उन्हें मिक्स करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग पौधे, जो मैं पहले बता रहा था, अलग अलग सतह से आपके न्यूट्रिएंट्स लेंगे, और जब आप उनको मिक्स कर देंगे जो हरी खाद के रूप में, तो आपकी ऊपर वाली सतह की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे पौधे हैं वो ऊपर वाली सतह से ही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और इसके बेनिफिट ये है कि कई तरह का आप बायोमास उसमें ऐड कर रहे हैं, और कई तरह के आप माइक्रोब्स उसमें अपनी जमीन में बढ़ा रहे हैं। और इस तरह से जो आंध्र प्रदेश वाले हैं वो कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे आप देखोगे कि बाजरा भी ले रखा है, उसके बीच में उन्होंने गेंदा ले रखा है, देन उसके बाद में उसमें बीच में कुछ अलग फसल ले रखी है। तो कई तरह की फसलें एक साथ ले रहे हैं, ये इंटरक्रॉपिंग की कॉन्सेप्ट को भी ले रहा है। और उसमें क्या है, आपको जो फसलों का जो चयन करना है इंटरक्रॉपिंग का, वो भी एक बहुत मुख्य समझदारी वाला काम उसमें करना होता है कि आप कौन सी फसल उसमें ले रहे हैं। फसलों का चयन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आप दलहन वाली कुल की फसल ले रहे हैं तो कुछ दूसरी फसल आप धान्य वाली उसमें ले सकते हैं। कोई एक बड़ी ऊपर बढ़ने वाली फसल है तो एक छोटी फसल आप उसमें ले सकते हैं। एक ज्यादा अगर बढ़ के अगर खेत को ढक रही है, ओरचार्ड की अगर हम बात करें, तो उनके नीचे अगर जिसको छाया छाया पसंद है उस तरह की आप फसल उसमें ले सकते हैं, जैसे आपकी हल्दी हुई।
तो इस तरह की फसलों का चयन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको किसी तरह के कीड़े या बीमारी को रोकना है, अगर जैसे निमेटोड की बात करें तो आप उसमें गेंदे का भी आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। आपकी अरहर की अगर फसल है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ज्यादातर जवार को रिकमेंड किया जाता है कि वो भी कई तरह के कीड़ों को रोकता है जो कि आपकी अरहर में आते हैं। तो इस तरह से फसलों का चयन आपका उद्देश्य क्या है उसके हिसाब से आपको ले सकते हैं कि आप वीड को रोकना चाह रहे हैं, खरपतवारों का नियंत्रण करना चाह रहे हैं, या ज्यादा उपज लेना चाह रहे हैं, या ज्यादा लाभ कमाना चाह रहे हैं, या किसी कीड़े बीमारी का नियंत्रण करना है। कि अलग अलग तरह की फसलों का चयन किया जाता है इंटरक्रॉपिंग में। अब नेचुरल फार्मिंग में एक हमने स्टडी करी थी कि ये जो जीवामृत बीजामृत वगैरह जो है इनका हमारे खेत में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, उसकी फसल की जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उसकी जो क्षमता है, उसमें कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखेंगे कि जो सबसे नीचे है वो द्रव जीवामृत, मतलब जो लिक्विड वाला जीवामृत है, वो लगभग 4 से 5% हमारे जो फसल है उसकी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। और इस प्रकार से अगर आप सारे देखेंगे जिसमें कि आप घन जीवामृत आ गया, आपका बीजामृत आ गया, मल्चिंग आ गया, या इंटरक्रॉपिंग आ गया, तो ये सब मिला के लगभग आपकी फसल का 40% ही पोषक तत्वों को प्रदान कर पाता है। तो सिर्फ इन्हीं के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अगर आपको अच्छी उपज लेनी है तो आपको अच्छी मात्रा में दूसरे आपको खादें भी डालनी होगी। नहीं, वो आपकी अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद हो सकती है, अगर आपके पास में केंचुए की खाद है तो आप वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी फसल के पोषक तत्व आप उस जितनी उसकी रिक्वायरमेंट अगर उतने नहीं देंगे तो आपको जो जितनी उपज चाहिए या उतनी नहीं मिल पाएगी, उपज में वहां पे कमी देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि ज्यादातर अभी तक जो कॉन्सेप्ट आ रही है वो यही आ रही है कि ओके आपको ये जीवामृत वगैरह ही डालना है, इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए, मल्चिंग कर लीजिए, आपकी पूरी फसल आएगी। लेकिन हमारे रिसर्च, क्योंकि हम 2017 से काम कर रहे हैं, तो हमें ये देखने को मिला है कि सिर्फ आप इन्हीं चीजों का यूज करेंगे तो बहुत भारी नुकसान आपको हो सकता है उठाने को मिले। तो इसलिए अच्छी मात्रा में आपको गोबर की खाद और अन्य खादें, या जैसे नीम की खली हुई, वो आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई और दूसरी खली भी है जो आपके पास में एक्स्ट्रा पड़ी तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये खलियां वगैरह जो होती है इनमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्रॉप की इनिशियल जो शुरुआती अवस्था है उसमें बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़वार करते हैं और उपज में कमी नहीं आने देते हैं। तो आपको सारी चीजों का समायोजन करना है, आपको ये लिक्विड वाले भी डालने हैं, इसके अलावा आपको गोबर की खाद और जो भी खाद आपके पास में उपलब्ध है उसका भी आपको उपयोग करना है ताकि उपज अच्छी रहे। और ये भी एक देखने में आया है कि अगर आपका रेनफेड वाला एरिया है, या जैसे बुंदेलखंड रीजन की अगर हम बात करें, तो वहां में अगर आप जैविक खेती करते हैं या प्राकृतिक खेती करते हैं तो शुरू से ही आपकी उपज में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें जहाँ पे कि इरिगेशन की सुविधा है, सिंचाई की सुविधा है, और बहुत ज्यादा अभी वो एग्रोकेमिकल्स का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, तो इन एरिया में ज्यादातर ये देखा गया कि शुरुआत में जो 2-3 साल होते हैं उनमें उपज में कमी भी आ सकती है। लेकिन बुंदेलखंड रीजन में ऐसा है कि अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और आपकी उसमें गोबर की खाद वगैरह अच्छे से डाल रहे हैं तो उपज में कमी आने के चांसेस नहीं है। ये कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे, सिर्फ जो मैं बता रहा था आपको कि सिर्फ हमने ये जीवामृत वगैरह ही लिया था और हमने बासमती राइस और गेहूं में हमने ये प्रयोग किया। तो हमने देखा कि जो सबसे नीचे आप देख रहे हो ICM, मतलब जिसमें हमने गोबर की खाद भी ली है, उसके अलावा कुछ यूरिया और DAP वगैरह भी हमने डाला है, तो उसकी तुलना में जो ZBNF वाला जो हमारा है ट्रीटमेंट है उसमें काफी अच्छी खासी हमारी उपज में कमी आई थी। क्योंकि सिर्फ आप जीवामृत पे बीजामृत पे ही निर्भर नहीं रह सकते, आपको फसल की आवश्यकता अनुसार आपको पोषक तत्व उसे प्रदान करने पड़ेंगे। क्योंकि जीवामृत से सिर्फ आप सूक्ष्म जीव तो दे रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव तभी मल्टीप्लाई करेंगे और तभी आपकी फसल को अच्छे से पोषक तत्व दे पाएंगे जब वहां पे जमीन में भी अच्छे मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन हो, अच्छी से खादें डाली गई हो। तो अगर मल्चिंग की बात करें तो आपके पास में कोई भी मल्चिंग मटेरियल है, कोई भी आपके पास में एक्स्ट्रा फसल अवशेष अगर है तो आप उसकी मल्चिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ठीक से कवर करना है तो लगभग 30 से 50 क्विंटल आपको प्रति हेक्टेयर मल्चिंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास में इतना फसल अवशेष नहीं है तो आपके पास जो भी फसल अवशेष है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो आप वीड करते हैं, जो खरपतवार जो खेत से अगर कुछ आ गए, अगर आप उसकी निराई गुड़ाई कर रहे हैं, तो उन खरपतवारों के अवशेषों को बाहर नहीं निकाल के उसे भी आप खेत में ही एक तरह से मल्चिंग के रूप में लगा सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसी कोई फसल ले सकते हैं जो कि ऊपर बढ़ने की बजाय साइड में ज्यादा फैलती है। जैसे आप अगर लोबिया की रिल की बात करें, तो ये जमीन के पास में फैलने वाली फसलें हैं, तो ये बहुत जल्दी बढ़ती है और एक तरह से फसल को और मतलब जो आपकी जमीन है उसको बहुत जल्दी से ढक लेती है। तो ये भी एक तरह से आप लाइव मल्चिंग के रूप में उसे ले सकते हैं, जिंदा मल्चिंग के रूप में भी आप उसे ले सकते हैं। और अगर आपको अगर इंटरक्रॉपिंग करनी है, तो जैसे आप सरसों के साथ में चने की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो सरसों की थोड़ी सी का आप स्पेसिंग अगर बढ़ाते हैं 45 से अगर 60 अगर आप कर देते हैं लाइन से लाइन की दूरी, तो उसमें अच्छे से आप चने की एक लाइन ले सकते हैं और आपका मुनाफा इसमें ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से मक्का के साथ में लोबिया भी ली जा सकती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फसल ऊपर बढ़ने वाली है, दूसरी छोटी उसकी रहती है, ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो इस तरह की आपको इंटरक्रॉप्स लेनी है। अगर आप सहफसली ले रहे हैं तो इस तरह की फसलों का चयन करना है कि एक ऊपर बढ़ रही है, दूसरी, तो इनमें कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, किसी भी चीज के लिए कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और अगर मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करें, तो आप देखेंगे कि इस फोटोग्राफ में बताया गया है कि कई तरह की फसलें यहाँ पे ले रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें मक्का भी है, देन आपका गेंदे भी लगा हुआ है, आपका पत्ता गोभी यहाँ लगा हुआ है, टमाटर इसमें लगा है। तो कई तरह की फसलें एक साथ इसमें लगाई गई है, तो इसमें आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। और कई तरह की फसलें आप इसमें ले रहे हो, तो इनका क्या है कि जड़ें भी अलग अलग जगह से वो पोषक तत्व ले रही है। तो इन आपस में भी इनमें कंपटीशन नहीं है, बहुत कम कंपटीशन है। तो आपकी अगर जो एरिया है उसमें आप ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। और ये मूल मंत्र है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का कि आपको इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर जितनी ज्यादा आपकी इंटरक्रॉपिंग रहेगी उतना ही आपकी कीड़े और बीमारी भी कम आती है। अगर आपकी एक ही तरह की फसल लगी है तो उसमें कीड़े और बीमारी का आने का प्रकोप और नुकसान का भी ज्यादा चांसेस होते हैं। ये कुछ कार्य हैं जो हमारा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। तो हम ये लगभग 16 राज्यों में प्राकृतिक खेती के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 8 विभिन्न तरह की फसल प्रणाली हम लेके कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम किसानों के यहाँ पे खेतों पे जाके भी उनका सर्वे कर रहे हैं कि वो किस तरह से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, क्या क्या चीजें वो डाल रहे हैं। और जो डिफरेंट तरह के जो हमारे प्रोडक्ट्स, जो अभी हमने बात की, जीवामृत की बात की या कुछ और जो हम पंचगव्य वगैरह है, तो हम उनका भी पूरा प्रशिक्षण या परीक्षण करवा रहे हैं कि क्या क्या इनमें चीजें हैं, क्या लाभकारी इनमें चीजें हैं जिनका किसान भाई उपयोग ले सकते हैं, कैसे उसका प्रयोग करना है। और कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम किसान भाइयों के खेतों पे भी लगा रहे हैं, ताकि उनको दिखा सकें कि भाई इसके कितने बेनिफिट है, कितना, ताकि क्योंकि वो खुद देखेंगे तो ही ज्यादा उनको विश्वास होता है। और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम ऐसे कर रहे हैं जिसमें हम जानकारी देते हैं कि कैसे हमें प्राकृतिक या जैविक खेती करनी है। और इन सब से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, आप प्राकृतिक खेती कर लेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक जो चीज है वो है मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। आपको अपने कंज्यूमर उपभोक्ताओं को आइडेंटिफाई करना है कि आप जो भी उगा रहे हैं, अगर आपको शुरुआत में कुछ कम भी आ रहा है तो उस कम से भी आपको कैसे लाभ कमाना है। तो वो सब कुछ चीजें डिपेंड करती है आपके मार्केटिंग पे। अगर आप चीज हो सकता है कि आप जहाँ पे 100 क्विंटल आनी थी, आप वहां पे अगर आपकी 50 क्विंटल भी आ रही है, लेकिन आप अपने जो प्रोड्यूस है उसको आप अगर 4 गुना रेट में बेच पा रहे हैं, 5 गुना रेट में बेच पा रहे हैं, तो जो 100 क्विंटल है उससे जितना मिलना था आपको उससे भी ज्यादा कमाई कर। तो जैविक खेती में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग का आपको एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप फसल उगा रहे हैं वो आप बेचेंगे कहाँ, और जिसको आप बेचने जा रहे हैं क्या वो आपको ज्यादा प्राइसेस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। क्योंकि जो नॉर्मल मार्केट रेट है, अगर आप उससे अगर आप प्राकृतिक या जैविक खेती करना शुरू किए तो आपको घाटा होगा। और अगर एक बार किसान ने शुरू किया और उसको शुरू में ही घाटा हो गया, तो फिर वो आगे से कभी भी जैविक खेती को नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि अगर आप प्राकृतिक खेती या जैविक खेती कर रहे हैं तो इसको बेचेंगे कहाँ, और क्या मैं उससे अच्छी प्राइसेस ले पाऊंगा या नहीं। तो इस बात का किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखिए कि आप अपने खेत का सर्टिफिकेशन जरूर करवाइए।
क्योंकि जो भी उपभोक्ता है उसको कैसे पता चलेगा कि आपने जैविक तरीके से ही अपनी खेती की है। तो उसके लिए आपको आपका खेत सर्टिफाइड होना चाहिए, जैविक खेती के लिए सर्टिफाइड होना चाहिए। और एक दो तरह के सर्टिफिकेशन सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें थर्ड पार्टी वाला है, जिसमें इंडिविजुअल अकेले अकेले किसान का करते हैं, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेशन की फीस होती है। तो कई बार होता है कि छोटे किसानों के लिए उतना वो नहीं होता है सुविधाजनक कि वो पैसे देके सर्टिफिकेशन करवाएं, क्योंकि उसमें काफी इंस्पेक्शन वगैरह होता है, कुछ एनालिसिस होता है, तो काफी उसमें पैसे लगते हैं। तो एक और नया सिस्टम है, वो पीजीएस सिस्टम उसे बोलते हैं। उसमें कम से कम 5 फार्मर्स का एक ग्रुप होता है। आप ज्यादा भी किसान भाई उसमें जुड़ के एक ग्रुप बना सकते हैं, और फिर आप अपनी एप्लीकेशन एक रीजनल काउंसिल होता है उसको भेजना होता है। तो उसके द्वारा आप करवाएंगे तो उसमें कोई किसी तरह का आपका सर्टिफिकेशन के चार्जेस नहीं होते हैं, और उसको भी आप यहाँ पे इंडिया में कहीं पे भी एज ए ऑर्गेनिक आप अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। तो यही मैं मुख्य मुख्य बातें थी जो मैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में आपको बताना चाहता था। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन है